अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपकी गाड़ी 15 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है तो फिर घर से निकलने से पहले थोड़ा सा जरूर सावधान हो जाएं। दिल्ली में आज से 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल वाहनों पर बैन लग गया है। और अगर आप इन वाहनों को लेकर बाहर निकल भी गए तो पहली बात तो ये कि आपको फ्यूल यानी पेट्रोल या डीजल नहीं आपकी गाड़ी में भरा जाएगा, और दूसरा ये कि आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी। इसके लिए पेट्रोल पंप पर ANPR कैमरे लगाए गए हैं। ये गाड़ियों की नंबर प्लेट स्कैन करते हैं और फिर गाड़ी की पूरी डिटेल्स इस स्कैन प्लेट पर आ जाएगी। और अगर डीजल गाड़ी 10 साल पुरानी और पेट्रोल गाड़ी 15 साल पुरानी हुई तो पेट्रोल पंप पर एक सायरन बजेगा। सायरन बजते ही गाड़ी की पूरी हिस्ट्री आ जाएगी और जिसके बाद पेट्रोल पंप पर मौजूद पुलिसकर्मी गाड़ी को जब्त कर देंगे। हर पेट्रोल पंप पर NPR कैमरा लगाया गया और ये कैमरा आप देखिए, इस पेट्रोल पंप जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो ये NPR कैमरा में आप कैद हो जाएंगे और आपकी गाड़ी का नंबर इससे ब्लिंक करेगा और एक मैसेज दिया जाएगा। यहाँ पर लाउड स्पीकर के जरिए मैसेज दिया जाएगा कि जो यहाँ पर गाड़ी पेट्रोल लेने के लिए आई है वो 10 साल और 15 साल पुरानी है। इस अभियान को सख्ती से लागू करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीमें बनाई गई हैं। ये टीमें उन फ्यूल पंपों पर तैनात रहेंगी जहां ANPR कैमरे लगे होंगे। तो सारे पेट्रोल पंप पे NPR कैमरे लगाए गए विद स्पीकर, तो जैसा ही वो कैमरे रीड करेगा तो तुरंत डेटाबेस से बता देगा कि ये व्हीकल 10 साल या 15 साल पुराना है। दरअसल दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर चेक कर रहे हैं क्योंकि उनको अंदेशा है कि ये जो 2 व्हीलर है दरअसल ये हो सकता है पुराना हो, तो इसको लेकर वो फ़ोन से चेक कर रहे हैं कि कब का ये जो 2 व्हीलर है कब का है, क्योंकि आज से जो है दिल्ली में जो है 10 साल पुराने और 15 साल पुराने जो वाहन है उनको जो है जब्त किया जा रहा है। इसके अलावा पेट्रोल पंप पर पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई है। जिन गाड़ियों पर पुराने होने का शक है, पुलिसकर्मी फोन से भी सभी गाड़ियों की जांच कर रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में पेट्रोल पंपों पर नोटिस लगाए गए हैं। इन नोटिस में लोगों को इस नए नियम की जानकारी दी गई है, यानी लोग अब दिल्ली में पुरानी गाड़ी नहीं दौड़ा पाएंगे और अगर ऐसा किया तो गाड़ी सीज होने के साथ साथ भारी भरकम जुर्माना भी तय है। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के खिलाफ नियम लागू होते ही एक्शन शुरू हो गया है। पेट्रोल पंप्स पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं और नए अभियान के तहत पुलिसकर्मी पुरानी गाड़ियों को जब्त करने लगे हैं। कुछ लोग आज अपनी करोड़ों की गाड़ियां लेकर तेल भरवाने निकले थे, लेकिन 15 साल पुरानी गाड़ी पर पुलिस की नजर क्या पड़ी, कार तो गई, ऊपर से जुर्माना भी लग गया। क्योंकि पुरानी गाड़ियों पर दिल्ली सरकार की सख्ती आखिरकार सीलिंग तक पहुंच गई है और साउथ दिल्ली के आश्रम चौक में एक पंप पर 15 साल पुरानी करोड़ों की मर्सिडीज कार को जब्त किया है। जानकारी के मुताबिक मर्सिडीज मालिक फ्यूल भरवाने पंप पर पहुंचा। पंप पर लगे ANPR कैमरे ने उसे स्कैन किया। स्कैन होते ही गाड़ी की पूरी डिटेल आ गई। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन साल की पुष्टि होने के बाद ट्रांसपोर्ट इन्फोर्समेंट टीम को अलर्ट भेजा गया। टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गाड़ी को जब्त कर डंपिंग यार्ड भिजवा दिया। अपनी लग्जरी गाड़ी सील हो जाने से मालिक बेहद दुखी है। उनके दुखी होने की वजह ये भी है कि भले ही उनकी गाड़ी 15 साल पुरानी है, लेकिन वो अभी भी चमचमाती हुई नजर आ रही है। ठीक इसी तरह दिल्ली के पंचकुइया इलाके में भी पुलिस ने 2 बाइक जब्त की हैं। इन बाइक की कंडीशन तो ठीक ठाक थी, लेकिन इनकी तय उम्र खत्म हो गई थी। ठीक इसी तरह और भी लोग हैं जिनके पास ऐसी ही गाड़ियां हैं जो पुरानी जरूर है, लेकिन उन्होंने इन्हें इतने प्यार से इस्तेमाल किया कि वो अभी भी नई जैसी लगती है। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को चलाने या तेल भरवाने की कोई छूट नहीं दी जाएगी। नियम का उल्लंघन करने वालों पर सीधी जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। पिछले कुछ सालों में देश के कई रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए गए हैं और इस लिस्ट में एक और रेलवे स्टेशन का नाम अब शामिल हो सकता है। जी हां, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम जल्दी बदला जा सकता है। दिल्ली सरकार की ओर से पुरानी दिल्ली स्टेशन का नाम बदलने की मांग की गई है और इसमें इसका नया नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखने का प्रस्ताव भेजा गया है। इसके लिए दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक पत्र लिखा, यानी 160 साल पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, इसका नाम अब बदल जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री को पत्र लिखा है कि इस नाम को, यानी दिल्ली जंक्शन पुराना दिल्ली रेलवे स्टेशन, ये नाम बदल जाए। और क्या नया नाम होगा? तो नया नाम ये होगा कि महाराजा अग्रसेन। नाम बदलने के पीछे CM रेखा गुप्ता ने कहा कि महाराजा अग्रसेन समाज सेवा, समानता और न्याय के प्रतीक रहे हैं। ऐसे में उनके नाम पर इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का नामकरण पूरी तरह उपयुक्त होगा। अब पुरानी दिल्ली के नामकरण को लेकर लोगों का क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए। जी देखिए, ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन ये आज का नाम नहीं है, ये अंग्रेजों काल से ये नाम चलती हुई आ रही है। तो जिस अंग्रेजों ने हमें शासन करके गया यहाँ,
तो उस अंग्रेजों का नाम तो हम सर से खारिज करते हैं। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन राजधानी के सबसे अहम स्टेशनों में से एक है। सीएम रेखा गुप्ता ने ये लेटर 19 जून को लिखा था, लेकिन इसकी जानकारी अब सार्वजनिक हुई है। हालांकि अभी तक रेलवे की तरफ से इस मांग पर अभी कोई जवाब नहीं आया है। उत्तर प्रदेश के बाद अब दिल्ली भी शिव भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने पहली बार दिल्ली में शुरू की कांवड़ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। ये प्रक्रिया दिल्ली के सभी 11 जिलों में एक साथ शुरू की गई है। सीएम रेखा की अगुवाई में दिल्ली सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पहली बार कांवड़ समितियों का रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। यहीं से सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए ही दिल्ली पुलिस के जरिए इन्हें सिक्योरिटी, फायर डिपार्टमेंट और जल बोर्ड डिपार्टमेंट तमाम चीजों को जो लाइसेंस पहले अलग अलग लेना होता था, अब एक बार ही लेना पड़ता था। 30 जून से शुरू हुई ये प्रक्रिया 5 जुलाई तक चलेगी। रजिस्ट्रेशन के जरिए कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही समितियों को प्रशासनिक सहयोग भी मिलेगा। हर साल दिल्ली से लाखों शिव भक्त कांवड़ लेकर हरिद्वार की ओर निकलते हैं। अब इस सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन से न सिर्फ उनकी पहचान तय होगी, बल्कि इमरजेंसी में उन्हें तेज मदद भी मिल सकेगी। कुछ दिनों बाद कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और इसे लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस अभी से एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पूरे प्रदेश में फ्लैग मार्च चल रहा है। संवेदनशील इलाकों में फोर्स को तैनात किया गया है और हर जिले को अब अलर्ट पर रखा गया है। कांवड़ यात्रा शांतिपूर्वक हो, सुरक्षित हो, इसके लिए कानून व्यवस्था को और सख्त और कड़ा किया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में है। कांवड़ यात्रा से ठीक पहले भारत नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। अंदेशा है सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश हो सकती है और कांवड़ यात्रा में गड़बड़ी की भी साजिश है। ऐसे में खुद एसएसबी के आईजी निरीक्षण करने के लिए बॉर्डर पर पहुंचे हैं। और उत्तर प्रदेश की सीमा में कदम रखने वाले एक शख्स की गहन चेकिंग के आदेश दे दिए। माना जा रहा है नेपाल बॉर्डर से घुसपैठ की कोशिश हो सकती है। हिंदू त्योहार को निशाना बनाया जा सकता है। खासकर कांवड़ यात्रा में गड़बड़ी फैलाई जा सकती है। ऐसे में बॉर्डर पर 3 लेयर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी किया गया है। महाराजगंज बॉर्डर पर पुलिस की नजर है। मुहर्रम कांवड़ यात्रा पर एसएसबी की तैनाती की गई। त्योहारों के मद्देनजर अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए और सीमा पर मुस्तैद सुरक्षा एजेंसी की बैठक भी हुई है। एसएसपी और लोकल पुलिस की संयुक्त टीमें 24 घंटे बॉर्डर पर मुस्तैद हैं। मकसद एक ही है, त्योहार शांति और सौहार्द के साथ मने। जिस तरह से आने वाले दिनों में जो मुहर्रम और कांवड़ यात्रा शुरुआत हो रहा है, उसको लेकर यहाँ भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और पुलिस के जवान पूरी तरह से मुलैठ है। यानी भारत नेपाल बॉर्डर पर अब हर गतिविधि पर पैनी नजर है। सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। जरूरत पड़ने पर ड्रोन की मदद ली जाएगी और घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया जाएगा। तो देखा आपने, भारत नेपाल बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर दिया गया है। जाहिर सी बात है कि त्योहारों का मौसम है और ऐसे में कहीं भी सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कुछ दिनों बाद कांवड़ यात्रा, जैसा कि मैं लगातार आपको बता रही हूँ, शुरू होने वाली है और इसे लेकर यूपी पुलिस एक्शन मोड में है। ये भी हमने आपको बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब पूरे प्रदेश में पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है ताकि किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो पाए। हमारी रिपोर्ट देखिए। ये सड़कें अब सिर्फ रास्ता नहीं, कड़ी निगरानी का हिस्सा बन चुकी हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने पहले ही मोर्चा संभाल लिया है। हर जिले में फ्लैग मार्च, ड्रोन से निगरानी और सोशल मीडिया पर नजर, यानी हर कोना स्कैन हो रहा है। करीब 10 दिन बाद सावन शुरू हो रहा और सावन की पावन पर्व पर शुरुआत कांवड़ यात्रा की भी होगी। सीएम योगी के सख्त आदेश हैं जिनका पालन होना है और अब कांवड़ यात्रा को लेकर खुफिया विभाग ने जो जानकारी दी है वो बताती है कि कैसे इस दौरान यूपी में दंगों की साजिश रची जा रही है। खुफिया जानकारी के मुताबिक यूपी में कुछ अराजक तत्व इस दौरान जातीय तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे लेकर पुलिस अलर्ट पर है और ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई की जा रही है। डीजीपी का इस पर कठोर एक्शन लेने का आदेश दिया गया है। यानी यूपी पुलिस का जवाब सीधा है। जो माहौल खराब करेगा वो बचेगा नहीं, बल्कि उसका पक्का इलाज किया जाएगा। सीएम योगी के आदेश के बाद फोर्स पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और डीजीपी के निर्देश पर कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा प्लान एक्टिवेट हो चुका है। संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया गया है और वहां अतिरिक्त फोर्स तैनात कर दी गई है। जिनकी हरकतें संदिग्ध हैं उन पर सीधी नजर रखी जा रही है। कांवड़ यात्रा एक धार्मिक परंपरा है और यूपी में इसे किसी भी हाल में अशांति का बहाना नहीं बनने दिया जाएगा। यात्रा शुरू होने से पहले ही जो प्लान बनाया गया है वो साफ दिखा रहा है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों की इस बार खैर नहीं। योगी फोर्स अब सिर्फ तैयार नहीं है, पूरे एक्शन में है।
कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था सख्त है, लेकिन कांवड़ यात्रा की यही तैयारी कुछ मौलाना और मौलवियों को अच्छी नहीं लग रही है। सवाल नॉनवेज की दुकान बंद करने पर भी खड़े किए जा रहे हैं। कांवड़ मार्ग में नेम प्लेट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और विरोध के सुर अब तीखे और तल्ख सुनाई दे रहे हैं। शराब की दुकानें बंद नहीं होती, गोश्त की दुकानें बंद होंगी। नाम क्या है उसने कहा, नाम से क्या मतलब। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने कड़े निर्देश जारी किए। नेम प्लेट लगाने को कहा, नॉन वेज की दुकानें बंद करने को कहा, तो मानो मौलानाओं को मिर्ची लग गई। मौलाना इस बात से खफा हैं कि आखिर क्यों कांवड़ रूट पर नॉन वेज की दुकानें बंद करने का फरमान जारी किया। गोश्त की दुकानें बंद होंगी और वो लोग गोश्त खाते हैं, जो लोग आज क्या नाम कांवड़ यात्रा में निकलेंगे वो हमसे ज्यादा गोश्त खाते हैं। तो ये सब क्या है, तमाशा है। दरअसल ये वही लोग हैं जिन्हें सनातन से दिक्कत तब होती है जब यात्रा निकले, जब घंटा बजे, जब भगवा दिखे और हर बार वही चेहरे सनातन अपमान के फैशन डिजाइनर की तरह बयाननुमा डिजाइन सिलकर सामने आते हैं, सवाल उठाने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए। यूपी में इस बार योगी सरकार के निर्देश और भी कड़े किए गए हैं। बस इस तैयारी से भाईजान बौखला गए हैं। ताजिए को लेकर तय की गई गाइडलाइन से भी दिक्कत है और यूपी में कांवड़ रूट पर दुकानों पर नेम प्लेट लगाने को लेकर भी भाईजान भड़के हुए हैं। वहां पर संघ परिवार के लोग चले गए एक दुकान पर, जाकर कहा कि तुम्हारे पास नाम क्या है। उसने कहा नाम से क्या मतलब। उसका आधार कार्ड पूछे, आधार कार्ड नहीं था। उससे कहा कि तुम्हारी दुकान का नाम ये क्यों है। उसने कहा मेरी मर्जी है। संभल में लूट के आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। बड़ी खबर इस समय की, 10 लाख की लूट का ये आरोपी है। आरोपियों के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ है, एक बदमाश फरार है। पुलिस ने घायल बदमाश को अब गिरफ्तार कर लिया है। बरेली जिले का शातिर बदमाश है ये आरोपी। संभल के चंदौसी के बनियाठेर थाना इलाके के बॉर्डर पर सीओ अनुज चौधरी के साथ ये पूरी उनकी फोर्स के साथ मुठभेड़ हुई है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, रामचरितमानस की ये चौपाई काफी प्रसिद्ध है और इसका अर्थ है हरि अनंत है और उनकी कथा भी अनंत है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासी कथा में सच्चा हिंदू कौन है, अब इसकी व्यथा शुरू हो चुकी है। पहले अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर पर पैसे को लेकर कथा सुनाने का आरोप लगा दिया, तो अब बाबा बागेश्वर ने अखिलेश यादव के डीएनए पर ही सवाल खड़े कर दिए। जो हिंदू का नहीं, वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं। और यहीं से कथावाचक की लड़ाई में सच्चे हिंदू, सच्चे सनातनी तक बात आ पहुंची। अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर पर जिस तरह से टिप्पणी की थी, अब उसी अंदाज में धीरेन्द्र शास्त्री ने तीखा पलटवार किया। हमारी बात पर बवाल बनाने वाले, तरह तरह के वीडियो बनाने वाले ठटरी के बड़े हरो, सुन लो कान खोलकर। हिंदू होकर के तुम्हें हमसे दिक्कत हो, तुम डीएनए टेस्ट कराओ, पर हम तो अपना कार्य छोड़ेंगे नहीं। चूंकि अखिलेश के निशाने पर कथावाचक बाबा बागेश्वर हैं, इसीलिए हिंदू संगठन ने अखिलेश को सनातन विरोधी का तमगा दे दिया है। आपको सनातन धर्म कभी भी रास नहीं आएगा। आपके तो डीएनए में ही जो है सनातन विरोधी गतिविधि भरी हुई है। यानी जिस चोटीकांड के मुद्दे में अखिलेश यादव सियासी बयानबाजी कर रहे थे, अंडर टेबल बाबा बागेश्वर पर निशाना साध रहे थे, अब उसी चक्रव्यूह में वो खुद गिरते जा रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले शरिया का शोर अब शुरू हो गया है। पटना में जिस रैली को आरजेडी और कांग्रेस वक्फ कानून के खिलाफ बता रही थी, अब उसी रैली में शरिया कानून पर बात आगे बढ़ी। बीजेपी आरोप लगा रही है आरजेडी और कांग्रेस बिहार में शरिया कानून लाना चाहती है, लेकिन ये मकसद कभी पूरा होने वाला नहीं है। तो कुल मिलाकर चुनाव से पहले माहौल पूरी तरह से सियासी हो चुका है। इमारत शरिया और हजरत अमीर शरीयत के एक आवाज पे आपने गांधी मैदान को भर दिया। और इसी वीडियो को बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से जारी कर आरजेडी और कांग्रेस की रैली पर सवाल खड़े कर दिए। पोस्टर वॉर शुरू हो गया, जिसमें एक हाथ में संविधान की किताब और तेजस्वी के दूसरे हाथ में शरिया कानून को थमाया गया है। बीजेपी दावा कर रही है एक वर्ग को खुश करने के लिए तेजस्वी यादव अब शरीयत की बात कर रहे हैं, संविधान और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहे हैं। जंगल राज बिल्कुल लालू और तेजस्वी जैसा होता है। जंगल राज का पहला नियम है संविधान और कानून की धज्जियां उधेड़ दी जाती हैं। बाबा साहब का संविधान तार तार किया जाता है और वही काम विपक्ष में रह के तेजस्वी यादव कर रहे हैं।
दरअसल तेजस्वी की रैली में जिस इमारत-ए-शरिया की बात हो रही है वो मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा संगठन है। इमारत-ए-शरिया क्या है? मुस्लिमों को शरिया से जोड़ने का काम, शरिया के आधार पर निकाह और तलाक, वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और सुरक्षा, बिहार, झारखंड और ओडिशा में सक्रिय। और इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी को बैठे बिठाए बिहार में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा मिल गया, जिसकी आवाज हर दिन सुनाई दे रही है। अब जरा बिहार का विकास मॉडल भी आपको दिखा देते हैं। चाहे सड़क निर्माण के बीच पेड़ ही क्यों ना आ जाए, लेकिन विकास की रफ्तार रुकनी नहीं चाहिए। ठेका मिला है तो जैसे तैसे काम पूरा होकर रहेगा, चाहे उससे किसी को कितनी भी दिक्कत होती रहे। ये तस्वीर बिहार के जहानाबाद की है। सड़क निर्माण का ठेका मिला, ठेकेदार भी पूरी ईमानदारी से सड़क बनाने लगे, लेकिन 100 करोड़ की लागत से बनी 8 किलोमीटर लंबी सड़क पर दर्जनों पेड़ आज भी ऐसे ही खड़े हैं, न हटे हैं न हिलाए गए हैं। इसे लापरवाही कहें या जिद, क्योंकि दावा किया जा रहा है जब सड़क का निर्माण हो रहा था तो वन विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया, एक भी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसे में ठेकेदार साहब क्या ही करते, उन्होंने भी पेड़ को बिना हटाए पक्की सड़क बना दी। हमें वन विभाग से अभी एनओसी प्राप्त नहीं हुआ, इस कारण से जो पेड़ की कटाई अभी नहीं पॉसिबल है। इस लापरवाही में सिर्फ इसकी टोपी उसके सर का खेल चल रहा है, वो भी तब जब बीच सड़क पेड़ की वजह से कई हादसे हो चुके हैं। स्थानीय लोग पेड़ हटाने की मांग कर चुके हैं, लेकिन सिस्टम का पैटर्न देखिए, सबके हाथ बंधे हैं मौत का तमाशा देखने के लिए। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। लखनऊ, राजस्थान और महाराष्ट्र में अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। लखनऊ के काकोरी में भूमाफिया के सीने पर योगी का बुलडोजर गरज रहा है, क्योंकि यूपी में अतिक्रमण कैसा भी है बर्दाश्त नहीं, और यही वजह है अतिक्रमणकारियों के एक एक अवैध निर्माण को बुलडोजर तहस नहस कर रहा है। लखनऊ के काकोरी में भूमाफिया ने 8 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग कर दी थी। इसके अलावा 2 बीघा जमीन पर निर्माण कराया जा रहा था। प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई कर जमीन को कब्जा मुक्त किया। उधर राजस्थान के जोधपुर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर प्रहार हुआ है। देखिए कैसे लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कर दिया था। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से 6 दुकानों को जमींदोज किया। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में भी देवाभाऊ का बुलडोजर गरजा है। प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से 50 से 60 दुकानों को गिराया। ये दुकानें अवैध रूप से बनाई गई थी, जिसके चलते सड़क पर जाम की स्थिति पैदा होती थी। अपराधियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में पुलिस का बदमाशों के साथ आमना सामना हुआ है और मुठभेड़ के बाद शातिर अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है। यूपी में चाहे गोकशी करने वाले हों या फिर हत्या आरोपी या लुटेरे, योगी फोर्स का इंसाफ एक बराबर है। जहां अपराधी बेखौफ घूमते नजर आए, पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई करती है। बागपत में क्रिकेट खेलने के विवाद में सिपाही की गोली मारकर हत्या करने वाला आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। 24 घंटे के भीतर यूपी पुलिस ने इंसाफ के लिए बंदूक उठाई और आरोपी पर गोली चलाई, जो उसके पैर में जा लगी और आरोपी गिरफ्तार हो गया। फतेहपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गोकशी करने वाले शातिर अपराधी को पैर में गोली मारने के बाद घायल अवस्था में दबोचा। हालांकि मुठभेड़ के दौरान एक अपराधी फरार भी हो गया। पकड़े गए अपराधी पर गोकशी के साथ ही गैंगस्टर, एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के तहत करीब 10 संगीन मुकदमे दर्ज हैं। फर्रुखाबाद में भी पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत 2 गो तस्कर को गिरफ्तार किया है। बाइक सवार तस्करों में से एक को पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली मारने के बाद पकड़ा है, तो वहीं दूसरे को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया।